हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, लड़ाई वड़ाई पूरी हो गई थी। उसके बाद संधियों का दौर चल रहा था। इन संधियों में हम पेरिस पीस ट्रीटी के बारे में बात कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद ये सभी संधियां हुई थी। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी, सेंट जर्मे की संधि ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी, ट्रियानो की संधि हंगरी के साथ, न्यूली की संधि बल्गारिया के साथ, और शेवर्स की संधि जो हुई थी टर्की के साथ हुई थी। टर्की के साथ एक और संधि हुई थी, वो थी लौशेन की संधि। लौशेन की संधि बोला जाता है, और इसको लोसाने की संधि भी बोला जाता है। तो ये संधियां इसके साथ हुई थी। हम बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो संधियों का दौर अब खत्म होने वाला था, क्योंकि हम 5वीं संधि पढ़ने वाले थे। इसके बाद किस तरह के परिणाम निकले ये बहुत ज़्यादा भयंकर था। आप सोच भी नहीं सकते कितना नुकसान हुआ था जन और धन का, जिसके बारे में हम अगली क्लास लेने वाले हैं। तो अभी देख लेते हैं सेवर्स की संधि, जो कि 10 अगस्त 1920 को हुई थी। सेवर्स की संधि टर्की के मध्य हुई थी, टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में, जो कि सेवर्स नामक स्थान पर हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर दो गुट, मुख्य रूप से दो गुटों ने लड़ाई लड़ी थी। एक में था धुरी राष्ट्र और एक में थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की इसमें विजय हुई थी और इनकी हार हुई थी। तो इन पे ये संधियां थोपी जा रही थी, या तो मान लीजिए या जबरदस्ती। तो देख लेते हैं किस तरह से इनको, जो भी संधियां हुई थी उनको, मतलब ये बोला जा रहा था कि तुम ही इसकी वजह हो। तो जो भी क्षतिपूर्ति थी, जो भी नुकसान हुआ था, उसकी भी पूर्ति तुम ही करोगे। इसी वजह से ऐसी ऐसी कठिन शर्तें इन पर लाद दी गई थी, इन पर बोला गया था कि इनको तुमको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये युद्ध हुआ था। अगर तुम नहीं होते या तुम इस तरह की कोई हरकत नहीं करते तो ये युद्ध नहीं होता। तो देख लेते हैं किस तरह की शर्तें थी इसमें। सेवर्स की जो संधि हुई थी टर्की के साथ हुई थी, जो कि 10 अगस्त 1920 को हुई थी। इसमें क्या था, यूरोप में कुस्तुनतुनिया को छोड़कर पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। टर्की का जो भी कुस्तुनतुनिया जो एरिया था उसको छोड़कर बाकी जितने भी एरिया थे यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्रीज में जो भी एरिया बच गए थे उन सभी को समाप्त कर दिया था। वो अपने अपने कब्जे में ले लिए थे मित्र राष्ट्रों के द्वारा। सिर्फ कुस्तुनतुनिया उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें दूसरा है सीरिया, फलस्तीन, मेसोपोटामिया, जॉर्डन राष्ट्रसंघ के संरक्षण में रख दिए गए। ये सभी टर्की के भाग थे। फलस्तीन, सीरिया, फलस्तीन, मेसोपोटामिया, जॉर्डन, ये सभी पहले टर्की के अंदर आते थे। इससे अलग करके इन सभी को राष्ट्रसंघ के संरक्षण में इनको रख दिया गया कि आप देखिए इनके संरक्षण में रखना सही नहीं है, क्योंकि ये इनके पास रहेगा एरिया तो हो सकता है दोबारा से उठ खड़े हो और फिर से कोई युद्ध स्टार्ट हो जाए। आगे है, टर्की ने बहुत से हिस्से यूनान को दे दिए। बहुत सारे जो हिस्से थे उनको यूनान को देना पड़ा, क्योंकि संधि में कहा गया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से इन सभी देशों को देने पड़ेंगे जो कि जीते हुए हैं, क्योंकि आपने इनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की संधि थी। आगे है, मिस्र पर इंग्लैंड का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। टर्की ने मिस्र पर जो इंग्लैंड का अधिकार था वो स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आप इस पर अधिकार कर लीजिए, अब मुझे इस तरह से जो भी संधियां माननी है वो तो माननी ही पड़ेंगी, ये कहना था टर्की का। आगे है सैनिक संख्या, जो सैनिक संख्या पे काफी ध्यान दिया गया था। सैनिक संख्या को 50,000 तक निश्चित कर दिया गया था। सैनिकों से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि सैनिक संख्या जिसकी ज्यादा होगी वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये सैनिक संख्या से इन सभी देशों को कमजोर कर देना चाहते थे। आगे जल सेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जल सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप जल सेना नहीं रख सकते थे, नेवी वगैरह नहीं रख सकते थे। क्षतिपूर्ति के रूप में विशाल धनराशि देने के लिए इसको विवश किया गया था, क्योंकि इनको युद्ध का पूरी तरह से जो भी जिम्मेदार था इन्हीं देशों को माना जा रहा था। ये देश कह रहे थे कि हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जीत गए थे ये। अब जीते हुए राष्ट्र तो इनसे पूरी क्षतिपूर्ति लेंगे, पूरा नुकसान की भरपाई कराएंगे, पूरी पूर्ति कराएंगे। तो ये था इनका। आगे क्या हुआ
कि जिस तरह से इस टर्की को कमज़ोर किया जा रहा था, इस तरह से अपमानित किया जा रहा था, तो वहाँ की जनता में असंतोष फैल गया, क्रांति कर डाली, संधि का विरोध किया गया और टर्की में क्रांति हो गई जनता द्वारा, क्योंकि वो जो अब उनका शासक था वो उसको बहुत प्यार करती थी और इस तरह का जो उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही थी उसको पसंद नहीं आ रही थी। तो ऐसे में क्या किया, राष्ट्रीय दल का एक नेता था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों ने लॉशिन की संधि की इसके साथ एक और संधि हुई, इसके अलावा सेवर्स की संधि के अलावा लॉशिन की संधि। इस संधि की जो शर्तें थी वो थोड़ा उदार थी। इसमें क्या कहा गया, छीने गए क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। इस संधि के अंदर जो भी इससे क्षेत्र छीने गए थे टर्की से और जहां भी, उन सभी को ज़्यादातर को वापस कर दिया गया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं। आगे सेना पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसमें था सेना पर प्रतिबंध लगाया गया पहली जो हुई, लेकिन इसमें सेना से प्रतिबंध हटा दिया गया, प्रतिबंध नहीं लगाया गया। दूसरा, क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की गई। इन सभी देशों से, जो भी ऊपर वाले सभी देश थे, इन सभी से क्षतिपूर्ति की पूरी मांग की गई और उसको वसूला भी गया, लेकिन इससे इन क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे आगे। 29 अक्टूबर 1923 टर्की को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और उसका शासक बना दिया गया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में, इसको गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से ये संधि का दौर खत्म होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं परिणाम। परिणाम बहुत भयंकर निकले थे जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर परिणाम क्वेश्चंस में आ जाते हैं, पेपर्स में आ जाते हैं कि इसके प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, जो कि हम अगली क्लास में लेने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।